हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द कोल्ड वॉर ऑफ एरा पे लेक्चर 12। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग द कोल्ड वॉर ऑफ एरा पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने द कोल्ड वॉर ऑफ एरा पे पूरा जो था एमसीक्यू कवर किया। उसके अलावा द कोल्ड वॉर ऑफ एरा पे मैंने पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ा दिया है। अगर आपको पूरा चैप्टर का लेक्चर देखना है तो आप स्काई वाले आर्ट्स के चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट वाइज जो है वो लेक्चर को लगा दिया है। तो चलिए, आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कवर करेंगे, तो फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कोल्ड वार इज रॉन्ग, यानी कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो कोल्ड वार को गलत दिखा रहा है। ऑप्शन ए है हमारा, इट इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएसए एंड द सोवियत यूनियन एट द रिस्पेक्टिव अलाइज। बी ऑप्शन है हमारा, इट वॉज न आइडियोलॉजिकल वॉर, यानी कि एक आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो था वो वॉर था। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, इट ट्रिगर्ड ऑफ आर्म्स रेस। या चौथा ऑप्शन, यूएसए एंड यूएसएसआर जो थे वो इनकरेज थे इस वॉर के लेकर। तो देखिए, हमारा ऑप्शन आंसर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द यूएसए एंड द यूएसएसआर वेयर इंगेज इन डायरेक्ट वॉर, यानी कि इस वॉर में जो यूएसए और यूएसएसआर थे वो इंगेज थे, जुड़े हुए थे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्या बोला था। इस क्वेश्चन ने बोला था कि मतलब इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कोल्ड वॉर को रॉन्ग दिखा रहा है, मतलब गलत दिखा रहा है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा कि यानी कि यूएसए और यूएसएसआर वेयर इंगेज इन डायरेक्ट वॉर, यानी कि क्या यूएसए और यूएसएसआर जो थे वो मतलब इंगेज थे डायरेक्ट वॉर में। तो देखिए, अगर डायरेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर यूएसए यूएसएसआर जो वो अगर वॉर में अगर डायरेक्ट इंगेज हो जाए तो ये जो वॉर था वो काफ़ी बड़ा हो सकता था। लेकिन ये अच्छी बात थी कि दोनों जो कंट्री थी वो डायरेक्ट इसमें इंगेज नहीं थी, जिसके वजह से ये जो वॉर था वो एक कोल्ड वॉर ही रह गया। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएम। पहला ऑप्शन है, enabling a new decolonized country to pursue independence policy, या no to joining any military alliances, या ऑप्शन सी, following a policy neutrality on global issue, या ऑप्शन डी, focus on elimination of इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इशू, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सभी आपका एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट का क्वेश्चन है वही हम देख रहे हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, तो देखिए, मार्क करेक्ट रॉन्ग अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि इसमें हमें रॉन्ग आंसर बताना है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ alliances formed by the superpower। पहला, member country of the alliances are to provide a base to their respective land for superpower, या बी होगा कि member country to support their superpower both in terms of ideology and military strategy, या ऑप्शन सी, when a nation attack any member of country it is considered as an attack to all the member of country, या ऑप्शन डी, superpower assist all the member of country to develop their own nuclear weapon। तो इसमें हमारा क्या क्या हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मतलब बताइएगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि सही है तो ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिए। तो जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जो बी स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, वो भी सही है, जो सी स्टेटमेंट है हमारा वो भी ट्रू है, वो भी सही है, लेकिन जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, यानी कि गलत है, यानी कि सुपर असिस्ट ऑल मेंबर ऑफ कंट्री टू डेवलप देयर ओन न्यूक्लियर वेपन। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है कि हियर इज अ लिस्ट ऑफ अ कंट्री राइट अगेंस्ट ईच दिस ब्लॉक दे बिलोंगिंग टू कोल्ड वॉर। पहला क्या होगा, तो यानी कि देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि कंट्री जो है वो लिस्ट हमें दिया हुआ है कंट्री का, उसका जो हमें ब्लॉक जो है वो लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक जो है वो लिखा हुआ है ब्लॉक, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं कि पहले से मैंने लगा दिया है। तो देखिए, पोलैंड का हमारा क्या है, तो ईस्टर्न लाइंस था, वॉर्सो पैक्ट हुआ था। जापान का वेस्टर्न लाइंस था, नाटो था। जापान का भी वेस्टर्न लाइंस नाटो। निगेरिया का एनएम था, यानी कि नॉन अलाइड मूवमेंट, यानी कि हम किसी के साथ नहीं है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया जो था वो ईस्टर्न लाइंस में था, यानी कि वॉर्सो पैक्ट। श्रीलंका जो था वो भी जो था वो एनएम में था, यानी कि नॉन अलाइंड ग्रुप। हम लोगों ने नॉन अलाइंड ग्रुप को काफ़ी अच्छे से समझा है चैप्टर में। आप सभी ने जो है वो अगर लेक्चर को नहीं देखा है तो क्या कहते हैं, स्काई वाले आर्ट्स के आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में लेक्चर को देख सकते हैं डिटेल में। उसके अलावा जियोग्राफी का, ह्यूमन जियोग्राफी का भी जो है वो चैप्टर जो है वो डिटेल में कवर हो गया वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द कोल्ड वार प्रोड्यूस एन आर्म्स रेस एज वेल एज द आर्म कंट्रोल, व्हाट वेयर द रीजन फॉर द बोथ हिज डेवलपमेंट।
तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए इसको आप यानी कि इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द कोल्ड वॉर प्रोड्यूस एन आर्म्स रेस एज वेल ऑफ आर्म्स कंट्रोल। पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस engage both of them superpower in develop of a nuclear weapon influenced by the world। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि यूएसए जो था वो ड्रॉप किया न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी में विद द इंटेंशन टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम द मेकिंग अ मिलिट्री ऑफ पॉलिटिकल गेन एशिया। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन में आप लिख सकते हैं कि बोथ द पावर वे आर नॉट रेडी टू इंटेट अ वॉर बिकॉज दे नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम दिस विल जस्टिफाई गेम फॉर देम। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं कि बोथ द पावर वे आर द रीजनल एंड रिस्पॉन्सिबल बीइंग टू रेस्ट्रेंट एंड अवॉइडिंग टू रिस्क ऑफ अनदर वर्ल्ड वार, यानी कि कोई भी जो है वो अब दूसरा वर्ल्ड वॉर का रिस्क लेना ही नहीं चाहता। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हैं आप कि हिंस द बोथ ऑफ द सुपर पावर डिसाइडेड टू लिमिटेड सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर। लास्ट में ये पूरा मैं ख़त्म करने के बाद आप लोगों को दिखा दूंगा फिर से, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका। 50 पॉइंट का है तो वेपन बाय साइनिंग बाय द वेरियस सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट, यानी कि अलग अलग जो था वो एग्रीमेंट हुए जिसमें हमारा लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी था, नॉन प्रोफिशन ट्रीटी था, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी था जो हम लोगों ने देखा था। उस वाई डिड द सुपर पावर हैव अ मिलिट्री अलायंस एंड द Why did the superpower have a military alliance with a smaller country? Give three reason, यानी कि क्यों जो सुपर पावर थे वो मिलिट्री अलायंस बना रहे थे छोटे छोटे यानी कि स्मॉलर कंट्री के साथ। अब तीन रीजन से समझाइए, तो आप लिख सकते हैं, देखिए सुपर पावर हैड अ मिलिट्री अलायंसेस विद अ स्मॉलर स्टेट हु आर हेल्पिंग फॉर द गिविंग एक्सेस टू, यानी कि वो सुपर पावर से अलायंसेस इसलिए बना रहे थे क्योंकि वैसे रिसोर्सेज एज ऑयल एंड मिनरल, क्योंकि वहाँ से उनको रिसोर्सेज मिल जाएगा, ऑयल मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएगा। उसके अलावा ट्रेसी फ्रॉम ऑफ सुपर पावर लॉन्च एंड यानी कि वहाँ से वो अपने हथियार को लॉन्च कर पाएंगे। तीसरा लोकेशन फ्रॉम देयर कुड टू स्पी ईच अदर। चौथा इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था से उनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये चार पॉइंट जो है वो आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई डिड सुपर पावर हैव मिलिट्री अलायंसेस, मतलब क्यों जो सुपर पावर थे वो छोटे छोटे कंट्री को अपना अलायंसेस बनाए। तो ये आप जो चार पॉइंट है उसे आप लिख सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समथिंग इट इज सेड बाय द कोल्ड वॉर वाज अ सिंपल स्ट्रगल फॉर पावर दैट आइडियोलॉजी नथिंग टू, यानी कि क्या जो कोल्ड वॉर था वो मतलब आइडियोलॉजी से रिलेटेड वो वॉर था। यू एग्री, क्या आप एग्री हैं इससे? तो गिव एग्जांपल, आप एक एग्जांपल से जो है वो उसको बताइए। तो इससे आप लिख सकते हैं कि यस द कोल्ड वॉर इज अ सिंपल स्ट्रगल फॉर पावर एंड द आइडियोलॉजी नथिंग टू डिबेट, यानी कि जो कोल्ड वार का लड़ाई था ये सही है। कोल्ड वार का जो वॉर था वो एक आइडियोलॉजी से ही रिलेटेड था, यानी कि यूएसए का जो था वो आइडियोलॉजी था कैपिटलिज्म, अब यूएसएसआर का आइडियोलॉजी था क्या था, सोशलिज्म, यानी कि आइडियोलॉजी को लेकर जो था वो पूरा वॉर था। तो हम लिख सकते हैं कि द कोल्ड वार लेड टू शूटिंग वॉर, यानी कि कोल्ड वार के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे वॉर हुए एंड अनदर वर्ल्ड वार, लेकिन दूसरा कोई वर्ल्ड वार नहीं हुआ, ये काफ़ी अच्छा था। डिस्प्यूट डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन कोरिया 1950 1953, बिलियन में हुआ 1958 से लेकर 62, कॉन्गो में हुआ 1960 में। नेदर अलायंसेस सिस्टम क्रॉस टू सर्टेन लिमिट, मैनी लिव्स हैव बीन लॉस्ट ऑफ सम एरियंस लाइक कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, बट वर्ल्ड हैव स्प्रेड अ न्यूक्लियर वॉर टू ग्लोबल, यानी कि पूरा जो वर्ल्ड था वो एक ग्लोबल वॉर से जो था वो बच चुका था, यानी कि कहीं भी न्यूक्लियर वॉर जो नहीं हुआ था इससे वर्ल्ड बच चुका था। तो अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या आप कोल्ड वार जो था वो आइडियोलॉजी से रिलेटेड था, क्या आप इससे एग्री हैं, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं आंसर को। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट इंडियन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स द यूएस एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर अफेयर, डू यू थिंक, क्या तुम्हें पता है कि किस प्रकार से जो पॉलिसी है वो हेल्प कर रही थी, मदद कर रही थी इंडिया के इंटरेस्ट में। तो आप लिख सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो किसके टुवर्ड्स थी, तो यूएस यूएसएसआर के वो टुवर्ड्स थी। दो फोल्ड में हम इसको समझते हैं, तो देखिए पहला है कि टू का पर्टिकुलरली केयर ऑफ ए स्ट्रिंग एंड द टू अलायंसेस। दूसरा आप लिख सकते हैं कि राइज द वॉइस ऑफ अगेंस्ट न्यूली यानी कि न्यूली जो डीकोलोनाइज कंट्री आ रही थी उनके लिए वो वॉइस उठा रहा था पार्ट ऑफ देयर अलायंस, की यानी कि वो किसी भी अलायंसेस का पार्ट ना बने, इस पे इंडिया जो आवाज उठा रहा था। मोर एवर उसके अलावा इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंसेस ऑफ रियल्स बिटवीन द अलायंसेस एंड फुल स्केल वॉर, और उसके अलावा जो यूएसएसआर का जो समझौता करा रहा था कि मतलब किसी प्रकार का जो है वो वॉर ना हो ग्राउंड रियलिटी पे बिग वॉर में। उसके अलावा यस दिस पॉलिसी सर्व्ड इंडिया इंटरेस्ट, इसके अलावा ये जो पॉलिसी थी वो जो थी वो सर्व की इंडिया के इंटरेस्ट को भी। जो नॉन अलाइनमेंट थी वो अलाउ दी टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन, जिससे इंडिया जो था वो इंटरनेशनल लेवल डिसीजन ले पाया दैट सर्व इंडिया इंटरेस्ट, जहाँ पे अपना इंडिया जो अपना इंटरेस्ट रख पा रहा
सुपर पावर एंड इट्स अलाइज। उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है, इंडिया मेंटेन टू बैलेंस बिटवीन द टू सुपर पावर एंड इग्नोरिंग द सुपर पावर टूवर्ड्स अदर सुपर पावर। यानी कि जो दोनों सुपर पावर का जो इंडिया था वो पावर को मेंटेन करके रख रहा था, किसी के सुपर पावर का जो पावर था उसे बढ़ने नहीं दे रहा था। अगर कोई सुपर पावर जो था वो इंडिया को इग्नोर करने लग रहा था तो उसका झुकाव जो इंडिया था वो दूसरे साइड से कर रहा था। उसके अलावा नेदर द अलाइंसेस को टेक इंडिया ग्रांटेड, तो कोई भी इसके वजह से कोई भी जो अलाइंसेस थी वो इंडिया को हल्के में नहीं ले रही थी। उसके अलावा अपने नेक्स्ट नंबर 9 क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि एनम वॉज अ कंसिडर्ड थर्ड ऑप्शन। क्या जो एनम था वो थर्ड ऑप्शन था थर्ड वर्ल्ड वार, यानी कि देखिए एनम वॉज कंसिडर्ड थर्ड ऑप्शन, एनम वॉज अ कंसिडर्ड थर्ड ऑप्शन बाई थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हाउ डिज द ऑप्शन बेनिफिट ग्रोथिंग ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कोल्ड वार। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे, तो देखिए नॉन लाइट ऑफर्ड अ न्यू, यानी कि जो नॉन लाइट था उसने ऑफर किया न्यू डीकोलोनाइज, यानी कि जो न्यू डीकोलोनाइज यानी कि जो आज़ाद होकर कंट्री आ रही थी, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। थर्ड ऑप्शन ये तीसरा ऑप्शन, नॉट टू जॉइन अदर अलायंस। यानी कि देखिए क्या ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो एनम था, एनम जो था वो क्या था, थर्ड ऑप्शन था। यानी कि मान लीजिए अगर आपको यूएसए का अलायंस नहीं ज्वाइन करना, यूएसएसआर का अलायंस नहीं ज्वाइन करना है तो आप आके एनम ज्वाइन कर लिए, एनम में आप जो है वो फ्री है। तो इसी के लिए कह रहे हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट है वो ऑफर कर रहा था डीकोलोनाइज, यानी कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री आ रही थी उनके पास ऑप्शन नहीं था कुछ, एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। थर्ड ऑप्शन डिड नॉट अदर, यानी कि उसके पास थर्ड ऑप्शन कोई था ही नहीं। तो मेजोरिटी में जो एनम के मेंबर थे वो कैटेगराइज हो गए लीस्ट डेवलप कंट्री, यानी कि मेजोरिटी में जो एनम के मेंबर थे वो लीस्ट डेवलप कंट्री थे उसमें, यानी कि वहाँ पे उतना डेवलपमेंट और विकास नहीं था। उसके अलावा टू डेवलप अ मोर इकोनॉमिकल एंड रिमाइंड डेवलपमेंट अ रिचर कंट्री, a new international economical order NIO originated a realization. The United States Conference Trade and Development UNCDT both by 1972 and towards the new trade जो पॉलिसी आया जिससे डेवलपमेंट बाय द रिफॉर्म ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है। अगर इसमें हम पहला पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट आप जैसे लिख सकते हैं कि एलडीसी गोट कंट्रोल, एलडीसी जो था वो कंट्रोल कर रहा था नेचुरल रिसोर्सेज को विच कैन एक्सप्लोटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री। उसके अलावा दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि टू मेक अ वेस्टर्न मार्केट ऑफ, यानी कि देखिए आपने जो वेस्टर्न कंट्री जो हमारा जो रिसोर्स लिया वो हमें वापस कर दे, उसके अलावा हमें वेस्टर्न मार्केट में जो वो माल बेचने के लिए मदद करें, यानी कि हमें वो दे कि हम अपना माल जो है वो वेस्टर्न मार्केट में बेच पाएँ। सकते हैं कि टू रिड्यूस द कॉस्ट, यानी कि आप टेक्नोलॉजी का दाम कम करिए। उसके अलावा आप हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वहाँ पे मतलब एक रोल दीजिए। उसके अलावा अब हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि वाई डू थिंक अबाउट द स्टेटमेंट दैट एनम, यानी कि जो एनम है वो इरिविलेंट है टुडे। क्या एनम जो है वो इरिविलेंट है आज के समय में? गिव अ रीज़न टू सपोर्ट, आप इसको रीज़न से बताइए। बाई द दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिवलेंस, क्या रिवलेंस था नॉन लाइन मूवमेंट का आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वार, यानी कि कोल्ड वार के एंड होने के बाद। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि बाई द बीट ऑफ द 19th सेंचुरी एनम हैड बिकम अ इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप, यानी कि मिड 1970 में जो एनम था वो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया। लेट 1980 तक द इनिशिएटिव फेड ड्यूरिंग द स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री, यानी कि इनका कंपटीशन डेवलप कंट्री से था ग्रुप, while the non-aligned country struggle and maintain to unity of face, यानी कि an opposition of non-aligned country both the international movement and core of India foreign policy. Some of earlier reference through the non-aligned continent and core value of the enduring idea, it was become a recognized decolonized, यानी कि जो स्टेट थे historical affiliation and powerful force come together, वो आपस आए। very small and poor country need to become a follower and neutral, it conducted to NM was relevance, it was stood the circumstance। यानी कि देखिए ये अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि मतलब क्या व्हाट वाज द रिप्लेंट ऑफ नॉन लाइन मूवमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वार, तो आप इससे रिलेटेड ये आंसर जो वो आप लिख सकते हैं कि बाय द मिड ऑफ 1970 में क्या हुआ, जो एनम था वो बिकम इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप जो था वो बन गया 1980 तक। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। उसके अलावा मैं फिर से आप लोगों को सभी दिखा देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट जो है वो कर लीजिए, और अगर आपको कॉपी में नोट डाउन करना होगा तो आप कर लीजिएगा, कर लीजिए फिर आप स्क्रीनशॉट। मैं स्लाइड करते जाऊँगा। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया, आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं बढ़ाते जाऊँगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, फिर ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आ गया,
वीडियो को पॉज करके आप मतलब अपना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये आपका 6th क्वेश्चन आ गया। ये आपका 7th क्वेश्चन आ गया। मैं यहाँ पे इतना वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं चैप्टर को पढ़ा दिया हूँ, इसीलिए। इसके अलावा हमारा 8 क्वेश्चन आ गया, अब इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर हमारा 9 आ गया, तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हमारा 10 क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमने कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं उठाया था, ये आपको एनसीईआरटी के लास्ट के बुक में मिल जाएगा। तो वहीं से हमने ये सभी क्वेश्चन को जो था वो उठाया था। उतना डिटेल में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो कोल्ड वॉर ऑफ एरा को चैप्टर को पार्ट वाइज डिटेल में पढ़ा दिया हूँ। अगर आपको वो देखना होगा तो आप स्काई वाले आर्ट्स के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सीरीज वाइज जो है वो लेक्चर मिल जाएगा और आराम से देखकर अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ हमने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।